नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कैनिक्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के बारे में। इनके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इनका क्या प्रोविज़न था और क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने पीडब्ल्यूडीज़ के लिए प्रोवाइड किए थे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट का पूरा नाम क्या था? इस एक्ट का पूरा नाम था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जिसे हम शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद ये डिसेबिलिटी एक्ट को लोकसभा में पास किया गया था 12 दिसंबर 1995 को, और ये कब लागू किया गया था? 7 फरवरी 1996 को। तो ये इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा में सबसे पहले कब लागू किया गया था? 12 दिसंबर 1995 को। और ये इसको लागू कब किया गया था? तो फरवरी 7 1996 को। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में, अधिकतर एग्ज़ाम में टीचिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है कि इस एक्ट को पूरे इंडिया में लगाया गया था, केवल एक स्टेट को छोड़ के। उस समय वो कौन सा स्टेट था? तो वो स्टेट था जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। उस समय जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट के कारण ऐसा हो रहा था। तो अब जो है ये पूरा इंडिया में अब तो लागू है ही, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी फुल्ली इंडिया का पार्ट हो चुका है, इसीलिए। लेकिन अब इस एक्ट को रिप्लेस भी कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से। सो उस समय के लिए अगर ये पूछा जाएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर था जिसमें ये लागू नहीं था। तो इस एक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसे दिया जाता है? अगला पॉइंट ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और लोकल कॉरपोरेशन जितने भी होते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होते हैं वो भी जो है सबका रिस्पॉन्सिबल होता है कि सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करना, डिसेबल्ड वन को सर्विस और जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उनको पीडब्ल्यूडीज़ को प्रोवाइड करना, इन सभी का काम है। उसके बाद ये लॉ जो है एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये जो है बात करता है पीडब्ल्यूडीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और नेशन बिल्डिंग में भी उनका फुल पार्टिसिपेशन करवाने के लिए, और वो सोशल लेवल पे खुद को अलग नहीं महसूस करे, सोशली उनको इंक्लूड करने के लिए, समाज में पीडब्ल्यूडीज़ को इंक्लूड करने के लिए ये एक्ट इन सारे चीज़ों के बारे में बात करता है, इन सारी चीज़ों के प्रोविज़न दिलवाता है पीडब्ल्यूडी को। उसके बाद क्या है कि पीडब्ल्यूडीज़ एक्ट में सर्टिफिकेट का बात किया गया कि कोई भी पर्सन को पीडब्ल्यूडीज़ का कैटेगरी में कब डाला जाएगा? जब तक उसका डिसेबिलिटी जो है 40% से ज़्यादा हो, 40% या उससे ज़्यादा हो, तो उनको वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ये सर्टिफिकेट इशू करता है। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 1995 जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें जो है टोटल 7 डिसेबिलिटीज़ को कंसीडर किया गया था। तो सबसे पहला जिसमें था ब्लाइंडनेस एक्चुअली इसके अनुसार जो है किसी का भी विजुअल एक्यूरिटी अगर 6/60 या फिर 20/200 स्नेलन चार्ट पे अगर वो नहीं करता है, करेक्टिव लेंस एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उनको जो है ब्लाइंडनेस के अंदर रखा जाएगा और वो उनको पीडब्ल्यूडीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो स्नेलन चार्ट अब क्या होता है? स्नेलन चार्ट ये है जिस पे आपको लेटर पहचानना होता है एक फिक्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका स्नेलन चार्ट। नाउ अब जो है इसमें ब्लाइंडनेस में दूसरा पॉइंट क्या आता है कि लिमिटेड फील्ड ऑफ विज़न होना चाहिए। अगर किसी का लिमिटेड फील्ड ऑफ विज़न है, मतलब कि वो 20 डिग्री एंगल या फिर उससे कम देख रहा है, तो वो भी ब्लाइंडनेस का कैटेगरी में आएगा। तो ये था सबसे पहला ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस में 2 चीज़ था जिसमें जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए अगर ये दोनों चीज़ किसी भी पर्सन को है। दूसरा लो विज़न, मतलब अगर कोई भी जो है कोई भी काम कर रहा है, देखने का काम अगर कोई भी कर रहा है कोई भी अप्रोप्रिएट डिवाइस के मदद से, तो उसको जो है लो विज़न की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद है लेपर्सी क्योर्ड, मतलब कि लकवा जो इंसान को है वो 3 स्टेज का होता है लेपर्सी। इसमें 3 स्टेज को माना गया है। सबसे पहला कि कोई भी अगर पर्सन जो है लेपर्सी से अगर वो क्योर्ड हो चुका है, बट उसका जो है हाथ और पैर का काम करने का सेंसेशन चला गया है, और आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है, हल्का बोल सकते हैं या फिर बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो लेप्रोसी क्योर्ड के अंदर काउंट होंगे। दूसरा, अगर कोई भी पर्सन का जो है कोई भी शरीर का अंग जो है ख़राब हो जाता है
या फिर पैरालिसिस हो जाता उसमें, लेकिन वो अपना हाथ और पैर से जो है कुछ इधर उधर का काम हल्का बहुत कर लेता है, जिसमें नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी रोज़गार का काम अगर वो कर लेता है तो वो भी जो है लेप्रोसी क्योर्ड का कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर तीसरा है कि सेवर फिजिकल डिफॉर्मिटी, मतलब कि अगर कुछ ऐसा ही डिफॉर्मिटी आ जाए उनको लेप्रोसी के मामले में जिसमें कि वो कोई भी तरह का एम्प्लॉयमेंट लेने में सक्षम नहीं हो, तो उन्हें भी जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसके अंदर दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा लेप्रोसी क्योर्ड के अंदर। फिर थर्ड है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब कि किसी भी तरह का हड्डी टूटना, काम करना जिससे कि जो है कोई भी आपका लिम्ब मूवमेंट आपका अगर काम नहीं कर रहा, अगर आप कोई भी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं हाथ से पैर से हड्डी टूटने के कारण, एक्सीडेंटल से अगर आपका बोन्स ब्रेक हो चुका है, तो ये जो है सेरेब्रल पैलेसी का एक फॉर्म हो सकता है। तो ये सारा किस में आता है? ये आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर डेसिबल, डेसिबल क्या है कि साउंड मेज़र करने का यूनिट है डेसिबल। तो अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या है कि अगर किसी का भी लॉस ऑफ 60 डेसिबल और उससे ज़्यादा का अगर लॉस हो जाता है किसी का अच्छे कान में, तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर काउंट होता है। सो 60 डेसिबल। उसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी भी तरह का सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस हो, मगर मतलब कि अगर वो नॉर्मल आदमी जिस तरह से सोचता है उस तरह से अगर वो नहीं सोच पाए, टाइम ले किसी भी चीज़ का आंसर देने में, तो वो आएगा मेंटल रिटार्डेशन के अंदर काउंट किया जाएगा उसे। फिर है मेंटल इलनेस, मतलब अगर किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो, मेंटल रिटार्डेशन से अलग होना चाहिए, वो मेंटल डिसऑर्डर हो, अगर वो कुछ बोल रहे हैं उसको और सुन कुछ और रहा है, तो ये सब आता है मेंटल इलनेस के कारण, मेंटल इलनेस के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब इस एक्ट का मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना भी है स्टेट का, अब डिसेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, प्रोटेक्ट उन पीडब्ल्यूडीज़ का राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें मेडिकल केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलेशन, ये सारा चीज़ जो है कैसे प्रदान किया जाए, कैसे उन्हें दिया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो ये सब स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सबसे पहला एम्स और ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा है क्रिएट ए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट उन लोगों के लिए क्रिएट कर देना जिसमें उसे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब जैसे कि कोई अगर ट्रेन में चढ़ना चाह रहा है तो ट्रेन में रैंप जरूर होना चाहिए, जिसमें कि अगर कोई जो है पैर से अगर विकलांग बच्चे हैं तो वो उनमें ट्रेन में जो है आसानी से वो रैंप की मदद से अगर वो चढ़ना चाहे तो चढ़ सकते हैं। फिर तीसरा है इसमें टू काउंटर अटैक एनी सिचुएशन ऑफ एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी तरह का उनके अगेंस्ट में, पीडब्ल्यूडीज़ के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह का कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ करता है या फिर उसे किसी भी तरह से वंचित रखा जाता है या कोई उसे टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो ये सब जो है उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है, अब इनके लिए जो है सोशल मेन स्ट्रीम में इनको इंक्लूड करना, ये सबसे मेन पॉइंट है कि उन्हें अब सोशल सामाजिक व्यवस्था से जो है उन्हें दूर नहीं रखना, समाज में इंक्लूड करना, नेशन बिल्डिंग में उनको पार्ट बनाना। तो ये चार इनके मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आता है मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। सो मेन प्रोविज़न एक्ट, इस एक्ट में मेनली किस बारे में बात किया गया है पीडब्ल्यूडीज़ के लिए? तो प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, फिर दूसरा है एजुकेशन, फिर है एम्प्लॉयमेंट, फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अफर्मेटिव एक्शन, सोशल सिक्योरिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो सबसे पहला है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसमें पहले है कि सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च किया जाना चाहिए कि डिसेबिलिटीज़ अगर हो रहा है किसी भी एरिया में या फिर किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का डिसेबिलिटीज़ हो रहा है तो वो उसको हुआ क्यों, या फिर अगर किसी सर्टन मतलब कि कोई नोटेड एरिया में ही हो रहा है और किस डिजीज़ के कारण हो रहा है, कौन सा अगर कोई ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण ऐसा हो जा रहा है, तो उन सभी का पता लगाना का काम है सर्वे के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, कि इनका पता लगाए ताकि इनको जो है रोक पाएँ, डिसेबिलिटी ऑकर होने का कारण को वो रोक पाएँ। उसके बाद जो है वेरियस जितना भी तरह का वेरियस मेजर है डिसेबिलिटीज़ को लेने के लिए, डिसेबिलिटीज़ को बचाव करने के लिए, वो सारा चीज़ लिया जाना चाहिए। जैसे कि स्टाफ रखना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, ट्रेंड करना चाहिए उसको,
और वर्क इसी तरह का वर्क में जो पीडब्ल्यूडीज़ के वर्क में आता है, ताकि वो उनको जो है बचाया जा सके। जैसे कि अगर अब किसी का आँख खराब हो सके तो उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिले और उनको प्रॉपर डिवाइस एक समय पे, एक सीमित समय पे अगर प्रदान कर दिया जाए तो वो अपने आई का जो है विज़न जो है वापस गेन कर सकते हैं धीरे धीरे, अगर इन द केस कि अगर उनका आँख जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ हो। फिर है ऑल चिल्ड्रन शैल बी स्क्रीन वंस इन ए ईयर। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि एट रिस्क के केस में, मतलब कि अगर वो डिसेबिलिटीज़ को अगर उनको जो है होने होने पर ही हैं, अगर इस तरह का अगर किसी भी कंडीशन पे है, अगर इन सभी को पता लगाना है कि ऐसा कौन सा बच्चे हैं जो एट रिस्क के केस पे है, और उनको जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रदान किया जाए कि ताकि वो जो है पीडब्ल्यूडीज़ के कैटेगरी में ना आए और वो नॉर्मल चाइल्ड ही रहे। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करना चाहिए, हर तरह पूरे देश में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए कि किस तरह से जो है अगर कोई पीडब्ल्यूडीज़ है तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उनको कैसे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है, अगर पीडब्ल्यूडीज़ हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट पर प्रोवाइड कर रही है। तो उनके लिए जितना भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा तो वो लोग जागरूक भी होंगे और लोग भी जागरूक होंगे कि आखिर किस वजह से डिसेबिलिटीज़ फैल रही हैं। फिर है मेजर्स शेल बी टेकन फॉर प्रीनेटल, मतलब कि अगर बच्चा जो है माँ के गर्भ में है या फिर जो है पेरीनेटल और फिर पोस्ट नटल, इन तीनों अगर एज में जो है अगर कोई भी चाइल्ड है तो इनमें जो है प्रॉपर केयर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड जो है बर्थ से ही वो डिसेबल्ड होते हैं। तो अगर ये पहले से ही केयर उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देना चाहिए मदर और चाइल्ड को, ताकि जो है फ्यूचर में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें सबसे मेन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें ज़रूर ही मिलना चाहिए माँ को, तभी वो बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 क्या बोलता है कि ये 18 साल तक के बच्चे को, जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, उसको जो है इंटीग्रेटेड स्कूल या फिर स्पेशल स्कूल में जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। उसके बाद जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो है आर्किटेक्चरल बैरियर है, जैसे कि आर्किटेक्चरल बैरियर में आगे आपका रैंप लगा होना, रैंप अगर हर स्कूल में रहेगा तो इजीली एकोमोडेट कर पाएंगे जितने भी चिल्ड्रन हैं, उसे आसानी से स्कूल के क्लासरूम में जा सकेंगे, उन्हें किसी तरह का डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा अगर उन्हें रैंप रहे। और इस तरह से हर टीचर उनके अकॉर्डिंग रहे, उनको समझने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर चिल्ड्रन के अंदर। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट, अब डिसेबल्ड स्टूडेंट है, कोई पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी से स्टूडेंट है, तो उनका अलग तरह से एग्ज़ाम भी उनके लिए कंडक्ट कराना चाहिए। ये सब चीज़ इसलिए कराना चाहिए कि वो जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं वो भी जो है शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा पा सके और आगे बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट ले सके। फिर है कि अब जितने भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, इन एक्ट में ये भी प्रोविज़न दिया गया था कि जितने भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको जो है फ्री बुक्स दिया जाना चाहिए, स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए, यूनिफॉर्म दिया जाना चाहिए, और जितने भी लर्निंग मटेरियल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना चाहिए। अब स्पेशल स्कूल का बारे में इस एक्ट ने बात किया है कि स्पेशल स्कूल जो है वो भी जो है डिसेबल्ड के लिए वो भी खोलना चाहिए, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हो, मतलब जॉब ओरिएंटेड जितने भी चीज़ हो उसका उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। जितना भी, मतलब कि जिस हिसाब से अगर डिसेबल्ड हो, जो 7 कैटेगरी जिन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो स्पेशल स्कूल जो है उसमें हर अलग अलग तरह के, हर अलग कैटेगरी के हर अलग टीचर हो, और सबको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग हर स्टूडेंट को ज़रूर वो दें, ताकि कोई भी जो है इनमें बेरोज़गार ना रहे, या फिर एजुकेशन लेने के बाद ऐसा नहीं हो कि वो बिना काम के जो है एजुकेशन उनका कोई भी काम ना रह गया हो। फिर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हर स्टूडेंट जो है कैपेबल नहीं होगा कि वो स्कूल जा सके, तो उसके लिए उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन को तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी आ सकता है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी सबसे ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम उनके लिए दिया जाए। फिर है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो है इस्टेब्लिश करना, मतलब कि अगर जब टीचर जो है इस अकॉर्डिंग स्पेशल टीचर्स जो है अगर नहीं रहेंगे तो हर कैटेगरीज के चाइल्ड को डील कैसे कर पाएंगे प्रॉपर, तो इसके लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रहना चाहिए। जितने भी टीचर हैं उन्हें ट्रेंड करना चाहिए कि इस तरह के इन तरह डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड जितने भी चाइल्ड हैं उन्हें कैसे वो प्रॉपर हैंडल कर पाएँ। फिर है पेरेंट्स जो है अब वो
जितना भी ग्रेवेंस है रिड्रेस उनको कर पाएँ, और चिल्ड्रन जितने भी उनके प्लेसमेंट है और चिल्ड्रन है वो उनको ले जाएं प्रॉपर स्कूल में दाखिला कराएं। ऐसा ना सोचें कि बच्चा डिसेबल्ड है तो वो जो है एजुकेशन नहीं ले पाएगा, ना ही पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खुद आगे आना चाहिए अपने चाइल्ड को लेके, और प्रॉपर मांग करना चाहिए अपने चाइल्ड को लेके। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में ये जो है इसमें बात किया जाता है कि अब सबसे पहले इसमें रिजर्वेशन का बात किया गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3% रिजर्वेशन दिया गया था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड के लिए। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड के लिए रिजर्वेशन था ये। सो ये मेन चीज़ है, 3% इसमें दिया गया था, क्योंकि ये 2016 में जो है उसको 4% कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट को। तो इन 3% में जो है 1% उसके लिए रिजर्व है जो कि सफरिंग कर रहा है ब्लाइंडनेस से, लो विजन से, हियरिंग इम्पेयरमेंट से, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ से और सेवरल पैलेसी से। तो इन सब के लिए 1% है, और बाकी 2% जो है जितने भी बच जा रहे हैं, जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था 7, तो उनके लिए हैं। उसके बाद सूटेबल स्कीम भी रहना चाहिए, जैसे कि ट्रेनिंग और वेलफेयर होना चाहिए प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर वे में होना चाहिए ट्रेनिंग और वेलफेयर जो है जितने भी PWDs के हैं। अपर एज लिमिट में उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि इनका लर्निंग प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो, या फिर हो सकता है लेट से लर्निंग शुरू किया हो। तो अपर एज लिमिट में अगर किसी भी तरह का वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट में उन्हें रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए। और इस तरह का ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए कि जहाँ पे जो है डिसेबिलिटीज़ जो है जितने भी PWDs हैं वो एम्प्लॉयड हो सकें। और 1995 एक्ट जो है ये भी बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर वो कहीं भी प्राइवेट या फिर कहीं भी गवर्नमेंट में जॉब में है तो उन्हें जो है जॉब से ना निकाला जाए उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर वो कुछ ज़्यादा ही उनका डिसेबल्ड है जिससे कि वो जो है ये काम करने में मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे, तो उन्हें लोअर पोस्ट पे भेजा जाए जहाँ वो फिजिबल हो, लेकिन जो है उनका जो है सैलरी जो है डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए। सेम पेमेंट के साथ और सेम कंडीशन जो पहले कर रहे थे उसी के अनुसार जो है उनको मिलना चाहिए, भले ही पोस्ट उनका क्यों नहीं डिक्रीज हो। और प्रमोशन भी उसके लिए जो है डिनाइड नहीं करना चाहिए। प्रमोशन के लिए अगर वो एलिजिबल हैं तो उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक बिल्डिंग हो गया, रेल कंपार्टमेंट हो गया, बस, शिप और एयरक्राफ्ट, इन सबको जो है ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब कि सीधा सीधा बात कि इन सारा चीज़ में जो है अगर जो है उनके लिए एक अलग सीट रिजर्व हो PWDs के लिए, जो कि ये सेक्ट बताया गया है, PWDs के लिए अलग सीट अवेलेबल हो इन सारे चीज़ में, ताकि वो उन्हें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। और रैंप हर जगह लगा हुआ आना चाहिए ताकि वो ईजिली एक्सेस कर सके इन सारे चीज़ों को। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वेटिंग रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, उस सब में व्हील चेयर एक्सेसिबल ज़रूर होना चाहिए। और ब्रेली और साउंड सिम्बल्स जो है इन सारे जगह पे होना चाहिए, ताकि वो साउंड सिम्बल्स के थ्रू अगर कोई देख नहीं पाता है, अगर किसी का विज़न लॉस है, तो वो कम से कम जो है ब्रेली के थ्रू या फिर जो है साउंड्स के थ्रू जो है वो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर पाएँ, और जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उनका जो है वो भी जो है अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। और पब्लिक यूटिलिटी का जितने भी जगह हैं उनको बैरियर फ्री करना चाहिए रैंप के द्वारा। रैंप हर जितने भी पब्लिक यूटिलिटी की जगह है अगर उन्हें रैंप से इक्विप्ड कर दिया गया तो वो जो है एक्सेसिबल हो जाएगा PWDs के लिए ईजिली वे में। ये रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, तो इन सारे एरिया में रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी अगर को प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, जो सबसे मेन है, इन एरिया में रिसर्च करना है। फिर है रिहेबिलेशन इंक्लूडिंग CBR। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, जितने भी तरह के डिवाइस हैं जो हेल्पफुल हो उन डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तो उन सबको डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड किया जाना चाहिए। जॉब भी उनके लिए जनरेट किया जाना चाहिए, ताकि वो जो है जॉब इजीली एक्सेस कर सकें। ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज़। उसके बाद है कि जितने भी ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, अगर रिसर्च किया जाए अगर रिसर्च उन पे किया जाए कि मतलब कितने भी ऑफिस और फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो ईजिली एक्सेसिबल हैं PWDs के थ्रू, मतलब कि वो वहाँ ईजिली जा सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं अपना, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न है। अगर ऐसा नहीं है तो रिसर्च और मैन पावर इसी के लिए किया जाए, उनको लिस्ट आउट किया जाए और उस जगह को जो है उन्हें जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप
अपने इंस्टीट्यूट या फिर फैक्ट्री में ऐसा प्रोविज़न करें। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अवेलेबल कराना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को या फिर जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन है लर्निंग के लिए, या फिर प्रोफेशनल बडीज़ या फिर नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो रिसर्च, ताकि हर जगह रिसर्च हो सके स्पेशल एजुकेशन से लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, और मेन पावर भी डेवलप्ड हो सके। उसके बाद अफॉर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए। तो जितने भी एड और अप्लियंसेज हैं उन सभी चीज़ को अवेलेबल करवाना सबसे मेन है डिसेबल्ड पीपुल के लिए। इन सभी चीज़ को, जितने भी एड्स एंड एप्लियंसेज हैं उनको ईजिली अवेलेबल हो उनके लिए, ये ना कि उन्हें जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और लैंड भी अलॉटमेंट किया जाना चाहिए कंसेशनल रेट पे। किसको? तो PWDs को जितने भी लैंड हैं। अब ये लैंड उन्हें इसलिए मिलना चाहिए कि हाउस के लिए, अगर कोई PWD अपना हाउस बनाना चाह रहा है तो उन्हें वो कंसेशनल रेट पे हाउस मिले बिजनेस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ करना चाहे हो तो। और उसके बाद स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स भी उनके लिए, और स्पेशल स्कूल रिसर्च, स्कूल फैक्ट्रीज बाय एंटरप्रेन्योर विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ जो है उन्हें एक कंसेशनल रेट्स पे मिलना चाहिए। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी क्या है कि सोशल सिक्योरिटी में मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंट देना चाहिए जितने भी NGOs हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन के लिए। नॉन NGOs को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाना चाहिए ताकि वो भी पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट के थ्रू जो है जितने भी NGOs हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि उन्हें जो है उन्हें भी प्रोत्साहन मिले कि PWDs के लिए काम करके। फिर इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाना चाहिए। PWDs का एम्प्लॉइज़ को, जितने भी PWDs एम्प्लॉय हैं उन्हें इंश्योरेंस कवरेज दिया जाना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता भी PWDs के लिए दिया जाना चाहिए। ये सारा बात करता है ये PWD एक्ट 1995 की, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, इंश्योरेंस देना चाहिए, और NGOs को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। फिर इसमें लास्ट है ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल अब क्या है? तो ग्रीवेंस रिड्रेसल है इसमें कि अगर किसी भी तरह का जितना भी प्रोविज़न इस एक्ट में बताया गया है अगर वो फॉलो नहीं होता, अगर किसी भी राइट का, PWDs का किसी भी राइट का वायलेशन होता है, तो कोई भी PWDs जो है कंप्लेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सेंटर में, और दूसरा है कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को स्टेट में। ये था इनका सारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, सारा प्रोविज़न था, मेन प्रोविज़न था। इसमें यही है मेन। और इसका जो है सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था इनमें। सबसे पहले जो है ये आया कब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कब आया? तो ये 12 दिसंबर 1995 को आया। और ये लागू कब हुआ? तो 7 लोकसभा में पास हुआ था 12 दिसंबर 1995 को, और ये लागू हुआ था 7 फरवरी 1996 को। होल ऑफ इंडिया में ये लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और ये 7 डिसेबिलिटीज़ एरिया कवर करता है: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेपर्सी क्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी हमने देखा इसका, इनके 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद मेन प्रोविज़न ऑफ एक्ट था प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़। फिर है एजुकेशन के फील्ड में PWDs को क्या क्या बेनिफिट बताया गया है इस एक्ट के थ्रू। फिर है एम्प्लॉयमेंट में अब PWDs को क्या प्रोविज़न दिया गया है। इसमें मेन यही था कि 3% उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ पब्लिक प्लेस या फिर जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन में। फिर है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। तो PWDs डिसेबिलिटीज़ एरिया में हमेशा रिसर्च और मैन पावर डेवलपमेंट होते रहना चाहिए ताकि एक्सेसिबल डिवाइस को डेवलप्ड किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके डिसेबिलिटीज़ को, जॉब आइडेंटिफाई उनके लिए किया जा सके। और जितने भी तरह के जो है रिहेबिलिटेशन हैं इंक्लूडिंग CVR, इन सब को जो है प्रमोट भी किया जाना चाहिए। फिर अफर्मेटिव एक्शंस, तो उनको PWDs को कंसेशनल रेट्स पे मिलना चाहिए, हाउस, बिजनेस, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर, स्पेशल स्कूल रिसर्च। और जितने भी एड्स और एप्लियंसेज हैं वो सारा चीज़ अवेलेबल कराना चाहिए डिसेबिलिटीज़ के पीपल को। फिर है सोशल सिक्योरिटी, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, NGOs को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज भी देना चाहिए PWDs को। फिर बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस PWDs को दिया जाना चाहिए। ये सारा जो है, और उसके बाद फिर ग्रीवेंस रिडक्शन, अगर ये किसी तरह का वायलेशन ऑफ राइट होता है इन सभी चीज़ में तो वो 2 जगह कंप्लेन भी कर सकते हैं PWD, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेंटर में और कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टेट में। ये था PWD एक्ट
1995। So thank you